बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 16 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ है? एनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों के साथ कोई भी प्रॉब्लम एसोसिएट हो वो क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एंड टू सोल्व दैट प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड में हम जब भी किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो इसका एक खास तरीकाकार होता है, यानी एक सिस्टमेटाइज तरीके से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एक खास तरतीब से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, यानी सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। ऑब्जर्वेशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस, और डिडक्शंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स से फिर रिजल्ट निकालते हैं और उन रिजल्ट्स को फिर पब्लिश किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले लिखा है साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, यानी साइंस में जितना भी नॉलेज आया है वो एक सिस्टम के थ्रू आया है। यानी हम साइंस में जितने भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके पीछे हम एक लॉजिक मेंशन करते हैं कि ये वर्ड यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ है। जो बातें ऐड की गई हैं इसमें एक लॉजिक होगी कि ये बातें यहाँ क्यों ऐड की गई हैं। तो यही लिखा है साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज लाइक अदर साइंसेज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक प्रॉपर मेथड है, एक प्रॉपर मेथड के जरिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में चीजें ऐड करते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज ऑल्सो हैव अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी। इसी तरह बायोलॉजी के अंदर भी एक प्रॉपर मेथड है जिसके जरिए बायोलॉजी के अंदर चीजें ऐड हो रही होती हैं। तो बायोलॉजी के अंदर इस प्रॉपर मेथड की, इस तरीकाकार की एक बुनियाद है, वो है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है किसी चीज़ की तजर्बे से तस्दीक करना। फॉर एग्जांपल, हमने अपने बड़ों से सुना है कि मछली खाकर दूध पीने से फुलहरी हो जाती है। अब फुलहरी क्या है? फुलहरी एक बीमारी है जिसमें बॉडी के ऊपर वाइट स्पॉट यानी सफ़ेद निशानात बन जाते हैं। लेकिन जब हमने इसकी तजर्बाती तस्दीक की तो हमें पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो बायोलॉजी के अंदर हम जिंदा जानदारों के बारे में हर इल्म की एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी करेंगे। तो ये बायोलॉजिकल मेथड एक तरतीब से स्टार्ट होता है। इस तरतीब में जो पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना, चीज़ों को परखना। डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ अटेंटिव वॉचिंग और नोटिसिंग समथिंग, यानी एक ऐसा अमल जिसमें हम किसी चीज़ को अटेंटिवली वॉच करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं या नोटिस करते हैं। और ये काम हम किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन, ताकि इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल, हम सब्जियों का ठेला गौर से देख रहे हैं कि सब्जियां साफ जगह पर रखी हैं या नहीं, सब्जियां तरोताज़ा हैं या नहीं। यानी हम सब्जियों के ठेले को गौर से देख रहे हैं और हमें इससे क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन। तो किसी चीज़ को देखना, इस पर गौर व फिक्र करना ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन हमेशा चांस ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। इट ऑलवेज बिगन्स विद चांस ऑब्जर्वेशन। अब चांस ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है कि ज़्यादातर जो मुशाहदात हैं वो बाय चांस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आइजक न्यूटन सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और इसने अचानक सेब के दरख्त से सेब को गिरते हुए गौर से देखा और उसने ग्रेविटी के लॉज को दे दिया। तो अगर ये सेब ना गिरता तो हो सकता है ये न्यूटन लॉज ही ना पेश कर सकता। तो चांस ऑब्जर्वेशन बाज दफ़ा मुशाहदा बाय चांस हो जाता है और वही बाय चांस मुशाहदा बाज दफ़ा आगे जाके साइंटिफिक रिसर्च बन जाता है। तो बायोलॉजी में काम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है और ऑब्जर्वेशन बाज दफ़ा बाय चांस हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस की फॉर्मेशन, यानी ऑब्जर्वेशंस को बनाया कैसे जाता है। ऑब्जर्वेशंस इज मेड बाय 5 सेंसेस। विजन, जैसे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है विजन, देखना, यानी किसी चीज़ को देख कर भी हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जग में पानी पड़ा हुआ है, इसको देख कर भी हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि वो पानी गंदा है या साफ है। तो विजन से भी हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास हियरिंग। तो हियरिंग से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। जैसे किसी गली से आप गुजर रहे हों और आपको कोई आवाज़ सुनाई दे, तो आप हियरिंग से बता सकते हैं कि ये आवाज़ किसी मेल की है या फीमेल की है। थर्ड है स्मेल, किसी चीज़ को सूंघना।
यानी सूंघने से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, खाना किसी बर्तन में पड़ा हुआ है, तो आप सूंघ कर बता सकते हैं कि खाना जो है वो ताज़ा है या बासी है। या आप किसी गली से गुजर रहे हों और खाने की खुशबू आए तो आप बता सकते हैं कि इस घर में खाना बन रहा है। इसके बाद है टेस्ट, कि खाना मज़ेदार है या बद जायका है। इसके बाद है टच, आप किसी चीज़ को टच करके बता सकते हैं कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है। तो जब भी हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी। यानी हर एक की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। जो काम देखने का है वो सुनने का नहीं है, जो काम सुनने का है वो सूंघने का नहीं हो सकता। यानी हर एक की अपनी फंक्शनल एबिलिटी है। हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत के मुताबिक, जहां इनकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय पका रहे हैं, चाय को देखकर आप नहीं बता सकते कि इसमें मीठा कम है या ज़्यादा है। इसके लिए आपको सेंस ऑफ टेस्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं इन 5 सेंसेस की बुनियाद पर, जहां जिस सेंस की ज़रूरत होती है वहां उस सेंस को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है क्वालिटी, मयार। इट यूजुअली डिटरमिन क्वालिटी ऑफ थिंग्स, यानी इसमें हम चीज़ों की क्वालिटी को चेक करते हैं, जैसे कलर है, टेस्ट है, स्मेल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम मेजरमेंट को चेक करते हैं, जैसे 5 मीटर, 25 किलोमीटर। इट यूजुअली यूज्ड इन मेजरमेंट्स। और ज़्यादा बेहतर क्वांटिटेटिव है, एक्यूरेसी ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स पॉसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से कहूँ कि मेरे लिए 1 कप चाय का बना कर ले आओ, और इसमें मीठा कम होना चाहिए। अब मिठास एक क्वालिटी है, अब वो चीनी कम डालकर ले आए, लेकिन मैं जब चाय पीती हूँ तो मैं कहती हूँ इसमें मीठा बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरे केस में अगर मैं कहूँ कि आप चाय के 1 कप में 1 ग्राम चीनी डालकर ले आए, तो वो जाएगा 1 ग्राम चीनी को तोलेगा और डालकर ले आएगा। अब इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम है। जब मैंने कहा था कि कम मीठा, तो इसके पास कोई मयार नहीं था कि कितना कम मीठा, वो अपनी तरफ से कम मीठा डालकर ले आता है, लेकिन मेरे लिहाज से वो मीठा ज़्यादा हो जाता है। तो क्वालिटेटिव में कोई मखसूस चीज़ नहीं बताई जाती, लेकिन क्वांटिटेटिव में हमेशा मखसूस चीज़ भी बताई जा सकती है। जैसे आपका क्लासरूम, मैं कहूँ ये क्लासरूम बहुत बड़ा है, कोई बाहर से आकर कहे कि ये क्लासरूम बहुत छोटा है, तो हो सकता है इसके माइंड में बड़े क्लासरूम का कॉन्सेप्ट और हो। लेकिन अगर मैं कहूँ ये रूम 20 फीट का है, तो बाहर से आने वाला शख्स भी ये बात मानेगा। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैव एक्यूरेसी ओवर क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि एज इन द फॉर्मर वेरिएबल आर मेजरेबल एंड आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यानी जो फॉर्मर वेरिएबल है, फॉर्मर का मतलब है पहली वाली, ऊपर वाले सेंटेंस में क्वांटिटेटिव पहले लिखा हुआ है और क्वालिटेटिव बाद में, तो फॉर्मर किसे कहा जा रहा है? क्वांटिटेटिव को। तो जो फॉर्मर वेरिएबल है वो मेजरेबल है और उसको डाटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से बेहतर है। अब ऑब्जर्वेशंस के बाद ऑब्जर्वर क्या करता है? ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशंस इन डाटा फॉर्म। मैंने घर में कितना घी इस्तेमाल किया, इसको ऑब्जर्व किया। मैंने देखा जनवरी के महीने में 5 केजी घी इस्तेमाल हुआ, फरवरी के महीने में 7 केजी घी इस्तेमाल हुआ, मार्च के महीने में 8 केजी घी इस्तेमाल हुआ और अप्रैल के महीने में भी 8 केजी घी इस्तेमाल हुआ। इसके बाद डाटा लिख लिया, तो ऑब्जर्वर क्या करता है? इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 7। तो ऑब्जर्वर ने सारी चीज़ों का डाटा लिखा, इसके बाद एक स्टेटमेंट दी कि हर महीने तकरीबन 7 किलो घी इस्तेमाल होता है। तो ये जो उसने एक स्टेटमेंट दी है हाइपोथेसिस कहलाती है। और स्टेटमेंट देने के लिए, हाइपोथेसिस देने के लिए ऑब्जर्वर 2 चीज़ों का इस्तेमाल करता है। नंबर 1 एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल बताई वो एक्सपीरियंस ही है कि ऑब्जर्वर ने 3 से 4 महीने ऑब्जर्व किया, फिर एक स्टेटमेंट दी। और दूसरा है बैकग्राउंड नॉलेज,
जैसे एक स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, इससे टीचर पूछता है मैट्रिक में इसके मार्क्स कितने थे, तो वो कहता है 1090। तो टीचर फौरन कह देगा कि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, बैकग्राउंड नॉलेज से ही टीचर ने बता दिया कि ये लाइक स्टूडेंट है। अब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके जो स्टेटमेंट देना है हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? टेंटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ऑब्जर्वेशंस के बाद जो इंफॉर्मेशन आती है इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। और हाइपोथेसिस टेंटेटिव होती है, आर्जी होती है, अनटेस्टेड होती है, इस पर अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुए होते। जैसे ऊपर मैंने एग्जाम्पल में बताया कि टीचर ने मार्क्स सुनकर ही राय दे दी कि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए तो पता चला कि इसने पैसे देकर वो नंबर हासिल किए थे। जो टीचर ने शुरू में राय कायम की थी वो क्या हो गई? गलत। तो राय गलत भी हो सकती है जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे। तो बगैर एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हाइपोथेसिस कहलाती है। हाइपोथेसिस में दो बड़ी एग्जांपल है। वेंट हाइपोथेसिस, जिसमें ये कहा जाता है कि जो लाइफ है वो गर्म पानियों में शुरू हुई थी, लेकिन ये जस्ट एक राय है, ये गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है। दूसरी एग्जांपल है एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, ये भी एक तहकीक है, ये गलत भी हो सकती है और दुरुस्त भी ये हो सकती है। इसमें यह कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल बने हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुए हैं। ये भी एक तहकीक है, ये ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, के हाइपोथेसिस को बनाया कैसे जाता है। तो दो मेथड हैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के। पहला मेथड है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा मेथड है इंडक्टिव रीजनिंग। पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोथेसिस कैन बी रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, यानी हाइपोथेसिस जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग से भी बनाया जा सकता है। डिडक्टिव वर्ड निकला है डिड्यूस से, और डिड्यूस का मतलब होता है अख्ज़ करना, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ को मखसूस करना। डिडक्टिव रीजनिंग में पहले हम जनरल बात करेंगे, फिर इससे मखसूस बात निकाल लेंगे। तो यही लिखा है, डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इट इन्वॉल्व्स द ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस, यानी जनरल बात से मखसूस बात का निकालना, ये डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। डिडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव रीजनिंग में हम ज़्यादातर जो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं वो है इफ़ एंड देन। इफ़ एंड देन फ्रिक्वेंटली यूज्ड, यानी ज़्यादातर इफ़ एंड देन इस्तेमाल हुए हैं टू फ्रेम बनाने के लिए टेस्टेबल हाइपोथेसिस, ऐसा हाइपोथेसिस जिसको टेस्ट किया जाएगा। जैसे दो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं, एक बर्ड की है और दूसरी प्लांट की है। जैसे बर्ड में हम पहले जनरल बात कर लेते हैं कि अगर सारे परिंदों के पर होते हैं तो ये एक जनरल बात है। फिर हम स्पेसिफिक बात की तरफ आते हैं, जो चिड़िया है वो भी एक परिंदा है, तो हम इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि चिड़िया के भी पर होंगे। तो पहले हमने जनरल बात की कि इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, और चिड़िया भी एक परिंदा है, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज ऑल्सो हैव विंग्स। तो फिर हम ये कंक्लूड करते हैं कि चिड़िया के भी पर होंगे। तो ये हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। दूसरी प्लांट की एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। अगर सारे प्लांट्स सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं तो कोई भी प्लांट जो अंधेरे में रखा हो तो फौरन रिजल्ट निकल आएगा कि वो खुराक तैयार नहीं कर सकता। तो इस तरह हम जनरल बात करके फिर स्पेसिफिक बात से रिजल्ट निकाल लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में। यही लिखा है, इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस then any green plant when placed in dark would not synthesize glucose, the end product of photosynthesis। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले एक स्पेसिफिक बात करते हैं फिर इसे जनरल बना लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, इट बिगन्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, यानी इसमें हाइपोथेसिस जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ से जनरल प्रिंसिपल बनाए गए। फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर चिड़िया वो एक परिंदा है और इसके पर हैं, ये एक स्पेसिफिक बात है। तो इससे जनरल बात हम कैसे निकाल सकते हैं, जो पिजन है, हॉक है, पैरट है, ईगल है, ये भी सारे परिंदे हैं।
तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ये भी सारे पर रखते होंगे। तो यही लिखा है स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, के जो चिड़िया है वो परिंदा है और पर रखता है, ये हमने स्पेसिफिक बात की। एंड वी नो दैट ईगल, हाफ, क्रो आर ऑल्सो बर्ड्स एंड देन वी कंक्लूड दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो हम जानते हैं कि ईगल, हाफ, क्रो ये भी सारे परिंदे हैं, तो हम फौरन रिजल्ट निकाल लेंगे कि इनके भी पर है। द साइंस ऑल्सो देयरफॉर यूजेस इंडक्टिव मेथड टू जनरलाइज फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट्स, यानी साइंस यूज करती है इंडक्टिव मेथड को जनरल प्रिंसिपल बनाने के लिए, किस से, स्पेसिफिक इवेंट से। तो ये दो मेथड जो है आपकी बुक में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और भी मेथड हैं हाइपोथेसिस बनाने के, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।